हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसा कि हम आज आधुनिक काल का ये 12वां भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हम 11 भाग में लगभग 550 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज हम ये आधुनिक काल का 12वां भाग में, जो कि ये सभी यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का ये 12वां भाग है। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, और जो कि हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस और बिहार टीजीटी पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी साहित्य आता है, उसमें ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी देखते तो बहुत से हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। केवल एक या दो ही लाइक और शेयर रहता है। लाइक और शेयर करने में दोस्तों कंजूसी ना करें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप लाइक और शेयर नहीं कर सकते। आपको लाइक और शेयर तो ज़रूर करना चाहिए, इसमें आपको कुछ लगता नहीं है। तो चलिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको हमारे प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 531। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है? तो परिवर्तन काव्य संकलन सर्वप्रथम पल्लव में प्रकाशित हुई थी। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में प्रकाशित हुई। पल्लव में उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन, बादल आदि रचनाएं संकलित हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो राम की शक्ति पूजा का सर्वाधिक प्रभाव कृतिवास रामायण, विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर बांग्ला कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा कविता अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है 533। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसको छायावाद की संज्ञा मुकुटधर पांडे ने प्रदान किया। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा को छायावाद का 4 स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है 534। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से। ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। ग्राम्य कृति पंत जी की मुक्तक कविता है। पंत जी की अन्य रचनाएं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, लोकायतन आदि हैं, जिसमें लोकायतन गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया महाकाव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 535। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धा प्रतीक है हृदय का। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी की श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसके मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा, मानव हैं, जिसमें मनु मन का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मानव कुमार का प्रतीक है।
कामायनी का दर्शन समरसतावाद या आनंदवाद है। इसका प्रमुख छंद ताटंक छंद है। इसका अंगिरस शांत है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। चलिए अगला प्रश्न 536। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हुआ। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार, कहानीकार थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ। उसके कारण वे एक ओर जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों की स्रष्टा हुए, वहीं दूसरी ओर परंपरा भाषी हिंदी काव्य प्रेमियों द्वारा अरसे तक सबसे गलत समझे गए। अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित थे। अरविंद दर्शन से सुमित्रानंदन पंत प्रभावित थे। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अरविंद दर्शन से सुमित्रानंदन पंत प्रभावित थे। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा। जहां प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते थे, वहीं दूसरे चरण में कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के, और अंतिम चरण में कविताओं में प्रगतिवादी और विचारशीलता के। उनकी सबसे बाद की रचनाएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। अगला प्रश्न है 538। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति है। ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्री में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, चांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा। ये सभी कविता संग्रह महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है 539। कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है? कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो इनमें से कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो वो है राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं, ये छायावादी कवियों के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार, हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकिका का जनक माना जाता है। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर। ये सभी राम कुमार वर्मा की काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है 540। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्तियों के रचनाकार हैं, ये पंक्तियों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ये पंक्तियों के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ये पंक्तियाँ आंसू नामक गीत काव्य से लिया गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद मूलतः करुण भावनाओं के कवि हैं। इन्होंने अपने मार्मिक भावों को आंसू नामक गीत काव्य में व्यक्त किया। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसाद के मार्मिक भावों को व्यक्त करती हैं, जिसके द्वारा कवि अपने भाव को अपनी प्रियतमा के पास पहुंचना चाहता है। अगला प्रश्न है 541। प्रश्न पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी रोज़ देखते ही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि सेशन अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक करने से पहले ये कमेंट में ज़रूर लिखिए इसमें क्या कमी रह गई, जिससे हम अगले सेशन में सुधार करके फिर आपके सामने उपस्थित हो सकें। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इनमें से दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बल्कि ये महादेवी वर्मा की है। विकल्प भी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं।
दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की नहीं, महादेवी वर्मा की है। जबकि कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी आदि रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है 542। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। इनका नाम सूर्य कुमार भी था। इन्हें मुक्तचंद का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न 543। मिलन का मत नाम लो, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विरह का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ पंक्ति महादेवी वर्मा है। इन्हें महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा। इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है 544। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन किसका है? ये कथन है महादेवी वर्मा का। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। अगली पंक्ति है दो पदम पलाश चमक से द्रग लेते अनुराग विराग ढाल, ये जयशंकर प्रसाद की है। अगली पंक्ति है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगली पंक्ति है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये सुमित्रा नंदन पंत की है। अगला प्रश्न 545। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। झरना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। प्रथम प्रभात प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है। प्रथम प्रभात प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है। जबकि मुकुटधर पांडे की लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 खंडों में एक लेख प्रकाशित करवाया। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो चलिए निहार है 1930 ईस्वी की, और दीपशिखा है 1942 ईस्वी की, और नीरजा है 35 ईस्वी की 1935। रश्मि 1932। तो इस प्रकार सबसे पहले निहार आएगा, फिर रश्मि 1932, फिर नीरजा आएगा 1935, फिर उसके बाद दीपशिखा 1942। इसका उत्तर विकल्प डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 547। निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? निराला की व्यंग परक कविता कुकुरमुत्ता है। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। निराला की बहुचर्चित व्यंग परक कविता कुकुरमुत्ता है। इनकी अन्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीत गुंज, चांद काकली हैं। चांद काकली उनके मरण उपरांत प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न 548। निराला की बादल राग कविता का संबंध है। बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। निराला की बादल राग प्रकृति के विविध रूपों का कोमल से कठोर तक बोध कराती है। जहाँ तक इनकी बादल राग कविता का प्रश्न है, इसमें प्रकृति के सौंदर्य रूप का वर्णन है। अगला प्रश्न पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो है चिदंबरा। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। चिदंबरा पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पंत जी छायावादी कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं ग्रंथ, वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, मधुवन, ये सभी रचनाएं पंत जी की हैं। अगला प्रश्न है 550। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो छायावाद का पूर्वाभास सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। द्विवेदी युग के कवि मुकुटधर पांडे प्रकृति के उपासक कवि हैं। इनकी काव्य में भावात्मक, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक
रहस्यानुभूति के दर्शन होते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे के काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल और कानन कुसुम इनकी काव्य कृतियाँ हैं। छायावाद के पहले चरण के कवि हैं मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि। इन्हें आचार्य शुक्ल सच्चे स्वच्छंदतावादी कहते हैं। अगला प्रश्न है 551। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो ये विशेषता छायावाद की है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। छायावादी स्व अनुभूति की प्रवृत्ति छायावादी कविताओं में ही देखने को मिलती है। छायावाद काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र, सुंदर एवं सजीव चित्रण प्राप्त होता है। साथ ही साथ युग अनुरूप वेदना की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कवि ने अपनी इस अनुभूति को चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक शैली में व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है 552। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो वह है छायावाद। विकल्प बी सही है। अगला इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आधुनिक काल की छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इस कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। सभी छायावादी कवियों द्वारा अज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है 553। निराला का जन्म कहाँ हुआ? निराला का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना है जूही की कली, सन 1916 ईस्वी की है। निराला की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता बेला और नए पत्ते, अर्चना, आराधना, ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 554। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो इनमें से कौन सी लंबी कविता नहीं है? वो है भिक्षुक। विकल्प ए सही है। भिक्षुक एक लंबी कविता नहीं है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता तथा राम की शक्ति पूजा निराला जी की लंबी कविता है, जबकि भिक्षुक निराला की लंबी कविता नहीं है। अगला प्रश्न है 555। हृदय का मधुभार काव्य रचना है। हृदय का मधुभार काव्य रचना आचार्य शुक्ल जी की है। चलिए व्याख्या देखते हैं। हृदय का मधुभार, बुद्ध चरित, मनोहर छटा, आमंत्रण तथा प्रकृति बोध इत्यादि रचनाएं रामचंद्र शुक्ल की काव्य कृतियाँ हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हृदय का मधुभार, बुद्ध चरित, मनोहर छटा, आमंत्रण तथा प्रकृति बोध आदि रचनाएं रामचंद्र शुक्ल की हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी आदि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता निराला जी हैं, जबकि केवल पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यहाँ पर पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये दार्शनिक कविता निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। इसके अतिरिक्त अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं आदि कविताएं परिमल काव्य में ग्रंथ में संकलित हैं। अगला प्रश्न है आकाश गंगा काव्य संग्रह है। आकाश गंगा काव्य संग्रह है राम कुमार वर्मा का। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। आकाश गंगा, रूपरास, निशीथ, चित्ररेखा आदि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काव्य संग्रह हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से राम कुमार वर्मा ने सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया। प्रकृति के विभिन्न रूपों में मानवीकरण के रूप में लक्षित है। प्रश्न है 558। सप्तपर्णा किसकी रचना है? सप्तपर्णा है महादेवी वर्मा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 559। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता की परंपरागत छंदबद्ध लीक से हटकर मुक्त छंद कविता में लिखी है। इस मुक्त छंद को ही आलोचकों ने केचुआ छंद या रबर छंद की संज्ञा दी है। निराला को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने
कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। अगला प्रश्न है 560। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को सबसे पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो वो रचना है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी काव्य आंदोलन के अग्रणी कवि तथा प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक 1914 ईस्वी नामक काव्य की रचना ब्रज भाषा में की थी। प्रेम पथिक की रचना 1914 ईस्वी में ब्रज भाषा में की थी। प्रसाद ने प्रेम पथिक को बाद में खड़ी बोली में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया। कानन कुसुम 1913 ईस्वी की है। झरना 1918, आंसू 1925 में रचित काव्य संग्रहों के बाद संस्करणों में जयशंकर प्रसाद ने कुछ अन्य कविताएं जोड़ी हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, महाराणा का महत्व, चित्राधार, लहर, कामायनी आदि रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 561। निराला की जूही की कली उदाहरण है। निराला की जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 562। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो इनमें से अभिव्यंजना का उत्कर्ष प्रसाद के काव्य में मिलता है। विकल्प भी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। छायावादी कविता वक्रता वैभव से युक्त है। छायावाद की रचनाओं जैसे कामायनी तथा आंसू में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। अगला प्रश्न है 563। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? तो यह है महादेवी वर्मा। विकल्प भी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। वर्मा जी ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर इसका विरोध किया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा को ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। अगला प्रश्न है 564। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। लहर है 1933 ईस्वी की। आंसू है 1925 की। उर्वशी ये 1909 ईस्वी की। और झरना 1918 ईस्वी की। तो सबसे पहले आएगा उर्वशी, फिर झरना 1918, फिर आंसू 1925, फिर लहर 1933। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित करना है। तो पल्लव की बात की जाए तो ये 1928 ईस्वी का है। और वीणा 1927 ईस्वी। गुंजन है 1932 ईस्वी। और स्वर्ण किरण है 1947 ईस्वी। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रहों का प्रकाशन में पल्लव है 1928 इसमें है। पंत जी की रचना को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है पल्लव को। वीणा 1927 की ये छायावादी रचना है। गुंजन है 1932 की। ये पंत जी की छायावादी की अंतिम रचना है। प्रथम रचना उच्छ्वास है। स्वर्ण किरण 1947 की ये अंतश्चेतनावादी रचना मानी जाती है। अरविंद दर्शन से भी प्रभावित है। अगला प्रश्न है 566। गीत गुंज किस कवि की रचना है? गीत गुंज है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। गीत गुंज 1954 ईस्वी की है, निराला की है। गुंजन 1932 पंत जी की है। चित्ररेखा राम कुमार वर्मा की है 1935 ईस्वी की। चांद गीत है महादेवी वर्मा की 1936 ईस्वी की। अगला प्रश्न है 567। पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम देखना है। तो चलिए देखते हैं। गुंजन की बात की जाए तो इसका रचना काल है 1932। और पल्लव 1928 की है। और ग्राम्य की बात की जाए तो 1940 ईस्वी। 1940 युगांत है 1936 ईस्वी। तो सबसे पहले आएगा इसमें पल्लव, फिर आएगा पल्लव के बाद गुंजन, फिर आएगा युगांत। पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं।
प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृतियों का क्रम है: उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूल 1947, उत्तरा 1949, युगपथ 1949, अतिमा 1955, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, चिदम्बरा सत्यकाम 1975। ये सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न है 568। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार रामकुमार वर्मा है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तरायण महाकाव्य है और रामकुमार वर्मा के प्रिय प्रवास भी महाकाव्य है। ये अयोध्या सिंह हरिऔध की है और ये द्विवेदी युग के कवि हैं। आर्द्रा काव्य ग्रंथ है सिया राम शरण गुप्त जी की। ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं। मिलन खंड काव्य है। मिलन खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का। अगला प्रश्न 569। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं तो वो हैं मुकुटधर पांडे। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। छायावाद के समर्थन में मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक शीर्षक से लिखा था। हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग था मुकुटधर पांडे ने ही किया। अगला प्रश्न 570। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की। विकल्प बी सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अग्निपथ चांदनी का देश पंक्ति महादेवी वर्मा की है, जो कि इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदगीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न 570। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? तो इनमें से हिंदी की छायावाद पर दिखाई देता है। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद यानी कि रोमांटिसिज्म का प्रभाव हिंदी में छायावाद, जो कि छायावाद का समय 1918 से 1936 पर दिखाई पड़ता है। छायावाद काल में स्वच्छंदतावाद को बढ़ावा दिया गया तथा विचारों की उन्मुक्त स्वतंत्रता दिखलाई पड़ती है। प्रश्न 572। छायावाद की विशेषताएं। छायावाद की विशेषताएं तो चलिए देखते हैं छायावाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इनमें से आत्मा अनुभूति की अभिव्यक्ति, इसमें छायावाद की ये विशेषता है। साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह ये भी है, और सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण ये छायावाद में पाया ही जाता है। और छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। ये आंशिक रूप से भी सही है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। 1, 2, 3 और 4 आंशिक सही है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। छायावाद का समय 1918 से 1936, ये सभी आप सभी जानते ही होंगे। रहस्यवाद का पर्याय नहीं है। इनमें से रहस्यवाद का आंशिक लक्षण पाया जाता है। महादेवी वर्मा 1907 से 1987, ये महादेवी वर्मा का जीवन परिचय मतलब जीवन काल है। रहस्यवादी कवियत्री में आती हैं। अगला प्रश्न है 573। प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम करना है। तो चलिए देखते हैं। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ये 1942 ईस्वी की है। और दीपशिखा महादेवी वर्मा की 1942 ईस्वी की। और बात की जाए तो पल्लव है सुमित्रानंदन पंत की 1928। इसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, यानी कि घोषणा पत्र कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत की कामायनी है जयशंकर प्रसाद की 1935 ईस्वी की। तो सबसे पहले आएगा पल्लव, फिर कामायनी, पल्लव कामायनी। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। पल्लव 1928 इसका प्रकाशन हुआ सुमित्रानंदन पंत। कामायनी का प्रकाशन 1935 जयशंकर प्रसाद की। दीपशिखा का प्रकाशन 1942 महादेवी वर्मा की। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन हुआ 1942 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नोट: जयशंकर प्रसाद कृत 1935 एक महाकाव्य है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। कामायनी समरसतावाद आनंदवाद से प्रभावित है तथा इसमें 15 सर्ग हैं और एवं ताटंक छंद का प्रयोग मिलता है। और इसमें अंगिरस है, शांति रस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूही की कली कविता
जूही की कली कविता के कवि हैं तो वो हैं निराला जी। निराला जी, चलिए व्याख्या देखते हैं। जूही की कली 1916 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। गिरजे का घंटा 1916 सुमित्रा नंदन पंत की। ये सभी लेखकों की यानी कि कवियों की प्रथम रचनाएं हैं। और सावन पंचक 1906 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना है। जाग बेसुध जाग, ये महादेवी वर्मा की है। तो नोट दिया है, उपर्युक्त सभी कविताएं कवियों की प्रथम रचना है। प्रथम प्रभात 1918 जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है। जूही की कली 1916 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है प्रथम कविता, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जूही की कली कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लील कहकर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया। अगला प्रश्न है 575। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु केंद्र में है। तो विषय वस्तु केंद्र में है ये रानी कमलावती का पश्चाताप विषय वस्तु के केंद्र में है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप है। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उनकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है, जहां रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन व्यतीत करती है। यह रचना प्रथम बार 1931 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाद में लहर 1933 नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई। अगला प्रश्न 576। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम देखना है, तो चलिए देखते हैं। नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये इसका प्रकाशन 1946 और आंसू 1925। ग्रंथि है, आंसू है जयशंकर प्रसाद की। ग्रंथि है सुमित्रा नंदन पंत की 1920। और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की 1952 की। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले ग्रंथि आएगी। यहाँ पर ग्रंथि है ही नहीं, फिर उसके बाद आएगी आंसू जयशंकर प्रसाद की, फिर आएगी नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। लेकिन इसमें कोई भी विकल्प नहीं मिल रहा है, तो ये अशुद्ध माना जाएगा। लेकिन चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। ग्रंथि है 1920 सुमित्रा नंदन पंत की। आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद की। नए पत्ते 1946 प्रकाशन वर्ष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठंडा लोहा है 1952 धर्मवीर भारती की। जयशंकर प्रसाद कृत 1925 133 छंदों का विरह प्रधान काव्य है। आंसू विरह प्रधान काव्य है। हिंदी का मेघदूत आंसू को कहा जाता है। कृतियों के कालक्रम अनुसार कोई विकल्प सही नहीं। अगला प्रश्न है 577। हिम करीटनी किसकी रचना? हिम करीटनी हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन काल 1889 से 1968। इनकी रचनाएं हिम किरीटनी 1943, हिम तरंगिणी 1949, माता 1951, समर्पण 1956, ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी के हैं। चलिए अब देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जीवन काल इनका है 1897-1960 की। इनकी रचना है कुमकुम 1939, रश्मि रेखा, अपलक, कौवासी, हम विस्फाई जन्म के, विनोबा, स्तवन, उर्मिला, ये सभी बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 578। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो चलिए देखते हैं। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इसका प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी। और पल्लव 1928 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत का है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का इसका प्रकाशन वर्ष 1912 है। और दीपशिखा महादेवी वर्मा का इसका प्रकाशन वर्ष 1942। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा। सबसे पहले आएगी भारत भारती, फिर पल्लव सुमित्रा नंदन पंत का है। सॉरी दोस्तों, भारत, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत भारती 1912 प्रकाशन वर्ष है। मैथिली शरण गुप्त की पल्लव 1928। इसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। अनामिका 1923 फर्स्ट प्रकाशन और द्वितीय यानी कि संशोधित प्रकाशन 1938। निराला जी की दीपशिखा 1942, महादेवी वर्मा की नोट। अनामिका संशोधित का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, ये दोनों रचनाएं, लेकिन यहाँ स्वर्ण धूलि है। जयशंकर प्रसाद की है लहर।
और निराला की है अर्चना, और हरिवंश राय बच्चन की है एकांत संगीत। इस प्रकार इसका उत्तर होगा। बावरा अहेरी है अज्ञे जी की, बावरा अहेरी है अज्ञे जी की, तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2153 2153, विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। स्वर्ण धूलि है 1947, सुमित्रा नंदन पंत की। लहर है 1933, जयशंकर प्रसाद की। अर्चना है 1950, निराला जी की। एकांत संगीत है 1939 के हरिवंश राय बच्चन की। बावरा अहेरी है 1954 अज्ञे जी की। अगला प्रश्न है 580, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं, तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद की है, जूही की कली 1916। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा था ये अश्लीलता से भरी हुई है, इसलिए सरस्वती पत्रिका में नहीं छापी थी। अगली है दिल्ली 1954 ईस्वी की, रामधारी सिंह दिनकर की। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, तो इस प्रकार इसकी व्याख्या रही। और ये आज का यानी कि इस सेशन का लास्ट प्रश्न था। आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे, और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छा लगना ही चाहिए, यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो इसका मतलब आपको अच्छा ही लगा होगा, और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।